जबलपुर लोकसभा सीट यानी रानी दुर्गावती की रणभूमि का रण, वो जबलपुर लोकसभा सीट जहां पिछले 24 साल से सिर्फ एक पार्टी यानी बीजेपी का कब्जा है, वो लोकसभा सीट जहां 24 साल से कांग्रेस सुरखा झेल रही है और उसको बनवास अपना खत्म करने की लगातार कोशिश जारी है। तो क्या ये कोशिश 2024 के रण के इस बार कामयाब हो पाती है कांग्रेस या नहीं? ये तमाम चीजों को हम देखेंगे और समझेंगे और ये भी टटोलेंगे कि 2024 के मुद्दे क्या है, जनता क्या चाह रही है और सरकार ने जो वादे किए हैं, जो योजनाएं गिनाई है, उनका फीडबैक क्या है और जमीन पे क्या वाकई में इम्प्लीमेंटेशन सारी चीजें हुई है या नहीं हुई है, ये तमाम चीज चोरी करेंगे। कारवां शुरू करते हैं। सबसे पहले 2024 का रण संस्कारधानी के लोगों से हम पूछेंगे कि आखिर आज का मुद्दा क्या हो, आज की इस बहस का अहम मुद्दा क्या हो, सवाल क्या है और वो क्या चाह रही है और जनता ने, नेताओं ने जो वादे किए थे वो धरातल पर है या नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं संस्कारधानी के लोगों से। सबसे पहले सवाल कर लेते हैं, क्या संस्कारधानी के संस्कार क्या है? संस्कारधानी के संस्कार, आज का जो चुनाव है ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें मतपत्र मतपेटी में डाले जा चुके हैं, सिर्फ गिनती होना बाकी है। विपक्ष पूरी तरह से निस्तनाबूद है। ठीक है, क्या संस्कार क्या है? संस्कार तो अभी आप देख के ही समझ में आ रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो हमारे गोलू भैया जो मंच पे अभी स्थान आपका एक माननीय पूर्व विधायक के सामने खड़े हैं, तो ये हमारे संस्कार है कि जो हमारे जितने भी बड़े नेता हैं वो अपनी फील्ड पे अभी लगे हुए हैं और जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो यहाँ बैठे हुए हैं। संस्कार हमारा ये है कि इस जबलपुर में संस्कारदानी में एक बार वोट लेने आओ और वापस चले आओ, ये कांग्रेसी। एक लाइन में संस्कार बस जी अभी बताया जय विजय ने जैसा संस्कार हमारे सर, संस्कारधानी विकास की गंगा बह रही है और नर्मदा तट पे जो लोग रह रहे हैं उन्होंने देखा है कि किस तरीके से जबलपुर का विकास हुआ है पिछले 20 सालों में। मैं आ रहा हूं क्योंकि संस्कार की बात कर रहे हैं, क्या संस्कार है? देखिए, संस्कार तो अभी हमारे भाई ने बता दिए जबलपुर के क्या संस्कार है कि हमारी शालीनता को ये इस तरीके से बोल रहे हैं। इनके जो बड़े नेता हैं ये गीले सुकड़े कचरे के साथ वहां पर घूम रहे हैं और जो इतने अच्छे से आपने इनको एक मंच उपलब्ध। ठीक, मैं आ रहा हूं, क्या संस्कार है? संस्कार ये है कि जुमले बरसे सत्य की लड़ाई है, जुमलों की सरकार जाने वाली है, सच्चाई की सरकार आने वाली है। संस्कार क्या है? संस्कारधानी के संस्कार यही है क्या कि नहीं, मैं आऊंगा संस्कार की बात। प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ अगर किसी नेता को आमंत्रित करता है और वह उसका अनादर करे। ठीक, क्या संस्कार? संस्कार, जबलपुर की संस्कारधानी में संस्कारों की नगरी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आप देख ही रहे वो कीचड़ उछालना ज्यादा जानते हैं। कीचड़ उछालना, मैं संस्कारों की बात। संस्कार क्या है संस्कारधानी? भैया देखिए, संस्कार पूरा प्रदेश जानता है क्या संस्कार हैं, लेकिन हमारे विपक्षी दल के कार्यकर्ता और नेता शायद यह नहीं जानते। यह अभी भी जब आप संस्कार पूछ रहे हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम। ठीक है, संस्कार की बात करें। जबलपुर संस्कारधानी के नाम से जैसे प्रचलित है, तो संस्कारों का शहर है और सनातनी हमारे संस्कार हैं। जिसने सनातन का साथ दिया है आज वो भाजपा के साथ है, इसलिए भाजपा यहाँ अखंड विजय। महिलाओं से हम बात करेंगे, क्या संस्कार है? जबलपुर के संस्कार में तो हम शामिल हैं और हम जानते हैं कि हमारी महिलाओं का लिए बहुत अत्याचार हो रहा है और हम लोगों सुरक्षित नहीं है। संस्कार की बात कर रहे हैं। वर्तमान में सभी जगह शोषण है और इस शोषण को खत्म करने के लिए कदम अभी आगे नहीं आए हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कदम, क्या संस्कार है? संस्कार तो चुनाव तो आते जाते हैं, संस्कार जबलपुर सभी लोगों को अपने हाथों में लेके उनको जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, वो संस्कार है। क्या है संस्कार? भैया यही है कि सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार उनकी बातों का कर लिया, और यही है कि फिर धोखा है और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। संस्कार क्या है? दुर्गावती का बलिदान संस्कार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। संस्कारदानी का संस्कार ये है कि लगातार 4 बार से यहाँ के सांसद जो रहे उन्होंने कुछ काम नहीं करा, उसके बाद भी हम पेशेंस के नाम पर, मोदी के नाम पर उनको वोट देते जा रहे हैं, हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, वो हमारे। ठीक है, तो हम दरअसल ये संस्कारधानी में संस्कारों की बात से कारवां शुरू करने का मकसद हमारा सिर्फ ये था कि क्योंकि हम संस्कारधानी के नाम से जाने जाते हैं, जवाली ऋषि के नाम से इस शहर को जाना जाता है, तो हमने सोचा कि संस्कारों से ही ये 2024 के रण की शुरुआत करें। तो हमारे पैनल जो है वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। संजय यादव भी है और जो है कांग्रेस के शहर मीडिया प्रभारी प्रशांत तिवारी है। तो मैं
सबसे पहला सवाल जो है वो किससे ले, तो पहला सवाल किससे किया जाए, क्योंकि सत्ता में जो बैठा है तो स्वाभाविक है पहला सवाल भी उसी से होना चाहिए, क्योंकि आपको जनता ने जिम्मेदारी दी है और 24 साल से आप इस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। तो क्या ये मानते हैं कि आपने जो वादे किए थे वो वाकई में इंप्लीमेंटेशन हुए हैं? प्रशांत जी। जी निश्चित रूप से देखिए, हमारा भारत जो है वो लोकतंत्र का देश है। यहाँ व्यक्ति एक आड़ में जाकर अपने मत का प्रयोग करता है, बिना दबाव के, बिना लालच के, बिना उसको किसी प्रकार का भय, लोभ या लालच दिखाकर कोई भी पार्टी अपने वश में नहीं कर सकती। अगर वो अच्छा काम करेगा, निश्चित रूप से गुड गवर्नेंस को डिलीवर करेगा, आम जनता के, गरीब व्यक्ति के लिए सोचेगा, सुविधाएं मुहैया कराएगा, तो निश्चित रूप से उसको जनता मौका देगी। और यही कारण है कि 27 साल से जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी का सांसद लगातार जीतता आ रहा है। और हमने जो काम पिछले 3.5 लाख बहनों को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, 1.5 लाख बहनें उसमें हमारी जबलपुर की मुसलमान बहनें हैं, कुल 3.5 लाख बहनें आज लाडली बहना का लाभ ले रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से विकास हुआ है। कांग्रेस सिर्फ भ्रम, झूठ फैलाकर हमारे ऊपर निराधार आरोप लगाती है और जनता इस चीज को बहुत भली भांति अच्छे से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास करा सकती है, कांग्रेस सिर्फ खोखले वादे करती है। ठीक है, तो ये आरोप, ये तो वादों की बात हो गई, लेकिन इसकी हकीकत बताएंगे। संजय यादव पूर्व विधायक भी रहे और कांग्रेस के बहुत पुराने, 24 साल से ये अपनी सेवाएं डिलीवर कर रहे हैं और आप इसको देखने वाले विपक्ष का काम यही है कि बराबर उसकी निगरानी करे। क्या वाकई में वो वादे हो पाए हैं संजय जी? देखिए इंदर जी, पहली बात तो आपने मुझसे कहा था कि जिनके बारे में मैं सोच कर आया था कि उनसे प्रश्न करूंगा जी। अब चूंकि सह प्रवक्ता जी आ गए हैं, लेकिन आपने जिनके लिए बोला था उनको भी आना चाहिए, ये आपका अपमान है। ठीक बात। आपसे बात करने के बाद अगर नहीं आए तो ये आपके अपमान है, क्योंकि सत्ता के मद में, अहंकार में चूर है भारतीय जनता पार्टी। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से बात तो करूंगा, तिवारी जी की भी बात का जवाब दूंगा और आपकी भी बात का जवाब दूंगा। सह प्रवक्ता जी महोदय जी, जहां इस गार्डन में खड़े हैं, इस गार्डन का निर्माण किसने कराया? इस गार्डन का निर्माण किसने कराया? मेरे ख्याल से आप पैदा भी नहीं हुए होंगे जब इसका कांग्रेस ने निर्माण कराया। आप पैदा भी नहीं हुए होंगे जब भावरताल गार्डन का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने कराया। अभी हमारे साथी पीछे बोल रहे थे, कि 4 बार के सांसद ने जबलपुर में कोई काम नहीं किया। वो आम आपकी तरफ बैठे हैं, लेकिन सही बात बोल रहे थे कि विगत 20 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जबलपुर की जनता से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज जबलपुर में कहते विकास किया, लेकिन नाम नहीं बताते कौन सा विकास किया, कौन सा विकास किया। 10 साल पहले आपने कहा, अभी सह प्रवक्ता जी ने, कि 10 साल से काम हुए, मतलब 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई काम नहीं हुए। आप स्वीकार कर रहे हैं कि 10 साल में काम हुए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मेडिकल हो, विक्टोरिया हो, एल्गिन हो, ललपुर की पीएचई की परियोजना हो, नगर निगम में पीने का पानी हो, एयरपोर्ट का विकास हुआ हो, या ये भावरताल गार्डन हो, 5 यूनिवर्सिटी हो, JNKVB हो, रानी दुर्गावती 5 विश्वविद्यालयों का निर्माण किया, IIT का निर्माण हो। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया कि जबलपुर के नौजवानों को रोजगार मिल सके? आप बताइए, इनसे पूछिए। एक निर्माण कार्य पर रोड बनाना पार्टी की मजबूरी होती, कोई भी पार्टी में सत्ता हो। हाँ, अगर हमने कम बनाई थी, जनसंख्या जब बढ़ गई तो उसको चौड़ी करने का काम किया, लेकिन सड़क का मार्ग का रास्ता कांग्रेस ने निकाला था। जब ये पैदा भी नहीं होंगे, जिस स्कूल में हमारे साथी पढ़े हैं, जिस कॉलेज में हमारे साथी पढ़े हैं, वो भी कांग्रेस की देन है। चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं, चाहे चिकित्सा की सुविधाएं, और चाहे वो जिस अस्पताल में ये पैदा हुए होंगे, वो अस्पताल भी कांग्रेस का है। और जिस अस्पताल में नरेंद्र मोदी पैदा हुआ होगा, वो भी कांग्रेस का है। और जिस स्कूल में नरेंद्र मोदी पढ़ा, वो भी कांग्रेस का है। ये तो कांग्रेस के लोग खा रहे, कांग्रेस के लोगों से खा रहे। आज ठीक है, आज लोगों को गुमराह, वो भ्रमित करने के बाद, आज गुमराह भ्रमित करने के बाद, मैं पूछना चाहता हूं, 1 मिनट इंदर जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं सामने बैठे लोगों की बात का जवाब नहीं दूंगा, आप अलग लीजिए।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं यहाँ जो साथी बैठे हैं, जो आम जनता पहुंचती है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने हमेशा अंबेडकर जी के संविधान, गांधी के सिद्धांत और नेहरू जी की विकास गाथा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा वीर सावरकर की या नाथूराम गोडसे की विचारधारा को अपनाया है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू विकास के पथक थे। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि बरगी डैम का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई होगी। वो बरगी डैम के माध्यम से जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जितना नहरों का जाल बिछाया, उस नहर को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। तो जितने बड़े बड़े काम हैं वो कांग्रेस की देन है, भारतीय जनता पार्टी ने लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। जी आ रहा हूं, ले लिया आपका जवाब जी। एक ही शब्द में जवाब देना चाहूंगा। बड़े भाई ने जो कहा कि हो सकता है कि मैं पैदा नहीं हुआ था जब ये गार्डन का निर्माण, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब से मैंने होश संभाला है, हो सकता है ये गार्डन का निर्माण कांग्रेस ने कराया हो, लेकिन जो इसका सौंदर्यीकरण आप देख रहे हैं ये भाजपा की सरकार ने किया है। जो हॉस्पिटल कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाए होंगे उसमें अच्छा इलाज भाजपा सरकार ने दिया। आपको ऐसा लगता जरूर है कि आपने नींव रखी है, मगर सवारों पोतों के नहीं, नहीं, आपने नींव रखी है, लेकिन जो भी चीजें आज आम जनता को सुविधा दी जा रही है बगैर नींव के सरकार द्वारा दी जा रही है। उनसे पूछो बगैर नींव के स्लैब कहां डालोगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा इंदल जी कि ये अभी माननीय भाई साहब जो बात कर रहे थे कि क्या विकास किया, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनकी सरकारों के टाइम पे टीबी जैसी बीमारी के इंजेक्शन बनाने के लिए 20 वर्ष लग जाते थे। हमारी सरकार में कोरोना जैसी भीषण महामारी में 1 वर्ष के अंदर निःशुल्क वैक्सीन वितरण करने का काम हमारी भाजपा सरकार ने किया है। और मैं बताना चाहूंगा, भाई साहब जो कह रहे थे कि महात्मा गांधी जी की बात करी उनने, माननीय महात्मा गांधी जी का अगर किसी ने सही उस मार्ग को पृथक किया है तो वो भाजपा के लोगों ने किया है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अपनी अंतिम सांस में भी कहा था हे राम, और उस हे राम को चरितार्थ करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर चरितार्थ करने का काम किया है किसी ने तो भाजपा ने किया है। वो भाई साहब बता रहे थे कि अभी कि बहुत महात्मा गांधी जी ने नींव रखी, महात्मा गांधी जी गोडसे, तो नींव रखी है तो जैसे अभी हमारे माननीय बता रहे थे, नींव रखी है और जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है तो सौंदर्यीकरण तो करना पड़ेगा ना। आप अभी बता रहे थे कि महापौर जी आने वाले हैं, उनका मुंह नहीं हुआ यहाँ पर आने का। हम लोग को अपनी आंख छुपाना पड़ता अगर वो यहाँ पर आ जाते। आज बीच में घूम रहे हैं गोरखपुर में, सीधे सीधे दिख रहे हैं रोड में, पर आग जनता से मुंह नहीं मिला पा रहे हैं। अभी कुछ कार्यकर्ता बोल रहे थे कि भाई साहब हम लोग किसकी बुराई कर दें, कल पता चले आपको हमको भाई साहब बोलना पड़े। तो ये दर्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी है। ठीक है, क्या ये वाकई में ये स्थिति है? क्या ये स्थिति है मुंह छुपाने वाली जो बात हो रही है? कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐसे नेता मुंह नहीं छुपा रहे हैं, ये कांग्रेस का वहम है। हमारे पास काम इतना, हमारे नेता जनसंपर्क में लगे हैं, जनता के बीच में हैं, हम लोगों को यहाँ पहुँचाया गया है, हम लोग पर्याप्त हैं। अभी जैसे माननीय पूर्व विधायक जी कह रहे थे, इनके गृह विधानसभा पश्चिम विधानसभा में देख ले जाके मेडिकल में स्पेशल सुपर लिस्ट जो आई हुई है, 25 रुपए की सिर्फ रसीद कटती, वहाँ मेडिकल मानते हैं इन्होंने बनवाया होगा, पर वहां पे लाके आज एक से एक बड़े बनवाया ऑपरेशन करवाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, कोई दूसरी पार्टी की देन नहीं है। काम की बात उन्होंने की है। 4500 करोड़ की जो रिंग रोड बन रही है वो किसने बनाई? जो आपका फ्लाईओवर बन रहा वो किसने बनाया? जब आपका इटारसी से मानिकपुर तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किसने किया? अगर आप गोंदिया को ब्रॉड गेज देखते तो किसने करवाया? अगर आप देखते जबलपुर से नागपुर, जबलपुर से रीवा, जबलपुर से भोपाल, अगर जो रोड बनाई हुई है 4 लेन रोड किसने बनाई हुई है? अगर आप देखते 27 टंकी पानी की जिससे गरीबों को पानी मिल रहा है वो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इन्होंने किया क्या? इस गार्डन का विकास, 4 तालाब जिसमें गलहुआ ताल है, उसके बाद संग्राम साहब, ऐसे 4 तालाबों का जीर्णोद्धार किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। पुरानी बावलियों का जीर्णोद्धार किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जबलपुर का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किया। बैठिए, मैं आ रहा हूँ। क्या वाकई में न्यू रख देने से काम चल जाता है? इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत जरूरी है, शायद यही वजह है कि 34 साल से जो है कांग्रेस सूखा है। देखिए इंदर जी, दादा ने प्लाट खरीदा
लड़के ने पिता ने मकान बनाया, लड़के ने उसको रंग रोगन पोत के बैठ गया और बोलता दादा और पिता ने क्या करा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बताने को कुछ नहीं है। जो कांग्रेस की उपलब्धियां, एक उपलब्धि जरूर है कि जो दादा ने प्लाट खरीदा था वो प्लाट को बेच बेच के ये खा जरूर रहे, खा रहे हैं जी। लोकसभा में आपने देखा होगा समाचार न्यूज चैनलों के माध्यम से जबलपुर शहर के सांसद ने आज तक जबलपुर के हितों की एक भी आवाज बुलंद नहीं करी। जबलपुर शहर की फैक्ट्रियां बिक गई, वो चुपचाप रहे। निजीकरण के माध्यम से आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि ओबीसी के मामले में, ओबीसी की जाति जनगणना के मामले में देश की जनता पुकार रही है, लेकिन यहाँ के सांसद चुपचाप रहे। आज तक लोकसभा में जबलपुर शहर के हितों के लिए अगर उन्होंने आवाज उठाई हो तो इसका प्रमाण दें। आवाज जब उठ नहीं रही है तो फिर सरकार में कैसे? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं लगातार झूठ और भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे युवाओं को बोला हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, आज भी युवा किस प्रकार से पढ़ाई लिखाई करके अपनी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करते हैं, उसके बावजूद आज वो पकौड़े के ठेले लगाते हैं। और ये चीज भारतीय जनता पार्टी की आंखों में नहीं दिख रहा है। ना ये कभी रोजगार की बात करेंगे। अभी यहाँ पे आम जनता बैठी महिला ने बोला कि महिलाओं पर हो रहे लगातार अत्याचार, उसके बाद इस चीज का जवाब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दे पाए कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं। इनका दावा था कि हर साल 15-15 लाख रुपए खाते पर आएंगे, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार कम करेंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इन सब कार्यों में निष्क्रिय रही। मेरे साथ कुछ महिला संगठन की महिलाएं भी आई है, मैं उनसे मिलूंगा। क्या मुद्दे हैं इस बार? जैसा कि हम सभी सुनते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, प्रदेश में हैं और जिले में हैं, ब्लॉकों में हैं, पर वो स्थिति कहाँ गई? कहाँ गए हम वो लोग जिसके लिए हमें हर एक चीज़ को सौंपने के लिए, किसी चीज़ को अवगत कराने के लिए बार बार 10 बार परेशान होना पड़ता है। हमें एक रिसीविंग लेकर सबको बताना पड़ता है कि भैया ये भ्रष्टाचारी अधिकारी है, ये बहुत अच्छे वाले अधिकारी हैं, और हमारे ऊपर जो हो रहा है शोषण सो अलग। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम इतने लंबे समय से अपने जबलपुर ज़िले में प्रदर्शन कर दिए हैं, ना जाने कितने अनगिनत बार हम सभी बहनें घंटा घर में रोड को चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। वहाँ पे हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए हजारों बार आदेश आ गए, लेकिन कभी भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने के लिए कभी कोई बात नहीं आई। ये शोषण ही है। ये शोषण ही है। क्या वाकई में आज भी आंदोलन करने पड़ रहे हैं? बिल्कुल करना पड़ रहा है हम लोगों को। वो तो कह रहे हैं कि रामराज आ चुका है। नहीं, हमें बिना आंदोलन के आज तक कुछ मिला ही नहीं है। हमारा यहाँ तक कि जो हम काम करते हैं उस इंसेंटिव को पाने के लिए भी हमें सड़क पे उतरना पड़ता है, तब हमारा वो भुगतान होता है। तो ये सवाल ध्यान रखिएगा, मैं बीजेपी वालों से भी करूंगा। 24 साल काफी नहीं है? 24 साल सर हम लोगों को तो इतना परेशान करके रखा है। हम लोग हर इतना काम करके देते हैं, फिर भी हमको मांग करना पड़ता है। हम लोगों को जैसे मेहनत कोई करके दे दे, हर काम आशाओं का काम, कोई भी काम आशा, हर चीज का आशा का काम, लेकिन हम लोगों का इतना परेशान करते हैं। बीसीएफ लोग बहुत काम, हमारा ऊपर बहुत काम है, हम लोग सबसे ज्यादा परेशान। हम लोग का निदान करिए दिया जाए। ठीक है, क्या मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव? अच्छा मुद्दा है। क्या आप बताएंगे क्या मुद्दे होना चाहिए इस बार लोकसभा चुनाव? हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम इतना बोलते हैं कि हम लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग का तो समय पे भुगतान भी नहीं होता है। 4-4 महीने हम लोग के पैसे ही नहीं आते हैं, हम लोग के घर में लाले पड़ जाते हैं खाने तक के लिए। कोई भी ठीक है, क्या मुद्दा है इस बार लोकसभा? भाई साहब, हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। हम सरकारी कर्मचारी हैं। ये नेता जो दोनों लोग खड़े हैं, ये 11-11 पेंशन ले सकते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी को एक भी पेंशन नहीं दी जाती। ये दोनों हमको बताएं कि 11-11 पेंशन लेने से देश की उन्नति हो रही है और सरकारी कर्मचारी को एक पेंशन देने से देश गर्त में जा रहा है क्या? ये दोनों जवाब दें। सवाल बहुत अहम निकला है और पब्लिक से निकला है कि उनको एक पेंशन नहीं, लेकिन नेताओं को हर विजय के बाद एक पेंशन होती है। क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या मुद्दे हैं? मुद्दा
राष्ट्र विकास का है। राष्ट्र विकास का है और पर्टिकुलर देखा जाए तो हमारे शहर का विकास हो रहा है। और जो कांग्रेसी कहते हैं कि अभी तक विकास नहीं हुआ, वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज शहर में 7 किलोमीटर का फ्लाईओवर मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है जो हमारे जबलपुर में बन रहा है। और वंदे भारत जैसी ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्या चाहिए कांग्रेसियों को? क्या मोदी जी अपनी गर्दन काट के दे दें? भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचा रहे हैं, केजरीवाल जेल जा रहे हैं, सब जेल जाएंगे। जो भ्रष्टाचार करेंगे वो जेल जाएंगे। ना मोदी जी का नारा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक है, क्या मुद्दा रहेगा? भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है, कांग्रेस सरकार ने इतना भ्रष्टाचार किया है और जो भी सौंदर्यीकरण का काम ये बोल रहे हैं कि हमने किया है। आज हम 35 साल बाद इस भंवरताल गार्डन में आए हैं। जब हम इसमें आते थे कोई व्यक्ति यहाँ मिलता नहीं था, इतना सौंदर्यीकरण नहीं था। आज देखा जाए तो माताएं बहनें इतना सौंदर्यीकरण हुआ है बीजेपी सरकार में और सभी यहाँ। ये काफ़ी है मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने विकास तो किया है लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई। तो महंगाई भी जो है एक मुद्दा है। ठीक है, हम बात कर रहे थे। हाँ बोलिए। मैं जो है जबलपुर में मुझे 3 महीना हुआ आए हुए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे जितने भी सरकारी षड्यंत्र है, जैसे बरेला चले जाइए, इधर चले जाइए, बहुत ढीले हैं। आज की घटना है कि सुबह सुबह जो है 11 बज रहे थे, वहाँ का पोस्ट ऑफिस नहीं खुला था। मतलब एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो अपना काम तो कर रहे हैं, पर सरकारी षड्यंत्र जो है वो पूरी तरीके से धीमा पड़ा हुआ है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। सरकारी षड्यंत्र जो है उस पर जो है कोई नियंत्रण नहीं है। एक सवाल उठकर ये आया है संजय जी कि 11 पेंशन हर बार प्रतिनिधि जीतता, ये बात सही है। आपने हालांकि आपने कांग्रेस जब राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े थे तो आपने पेंशन का मुद्दा उठाया था, लेकिन मध्य प्रदेश में वो बात नहीं आ पाई। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी जहाँ जहाँ सरकारें थी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान रहा हो और चाहे हिमाचल प्रदेश, यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई। मध्य प्रदेश में हमारा मुद्दा था, ये भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम थी कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सेटिंग करके, और आज हमारी बहन बोल रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी जो भी राजनीति करती है वो सरकारी मशीनरी का उपयोग करती है। आज अगर मध्य प्रदेश, कल मोदी जी आ रहे तो फरमान जारी हो जाएगा, सरकारी बसें चली जाएंगी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, इनको कहा जाएगा कि आपको बस भरवा के लाना है, कैसे भी बस भरवा के लाना है। आज इनके पास आम जनता किसी तरीके से आती नहीं किसी भी कार्यक्रमों में, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है, वादा खिलाफी की है, वो भ्रष्टाचार के नाम पे। अभी तक देश की आजाद भारत के बाद अगर सबसे भ्रष्ट सरकार होगी तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार होगी, जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से जो गौ हत्या करते हैं, जो गौ का मांस बेचते हैं, उनसे 55,000 करोड़ की राशि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी लेती है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से जो भ्रष्टाचारी है, जिनके यहाँ आईटी का छापा डलना था, जिनके यहाँ रेट पड़ना थी, उनसे चंदा ले लिया, उनको माफ कर दिया। जो पुलिया बनाने वाले, ठेका बाद में दिया, पहले चंदा वसूल कर लिया। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में मोदी से बड़ा भ्रष्ट प्रधानमंत्री ना पैदा हुआ है और ना होगा। ठीक है प्रशांत जी, क्या पुरानी पेंशन का मुद्दा यहाँ पर उठा है, क्या आपकी सरकार ने आखिर उस पर कमेंटमेंट क्यों नहीं किया? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि गरीब व्यक्ति तक उसकी सहायता पहुंचने के प्रति हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं और जो बेहतर इंतजाम किया जा सकता है वो किया जा रहा है। ये माननीय महोदय पूर्व विधायक जी अभी हमारी संगठन क्षमता पर आरोप लगा रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ इतने कांग्रेसी भाई बैठे हैं, मेरे साथ पूरी संवेदनाएं हैं, मेरे सिर्फ इस बात का उत्तर दे दें कि आज तक जबलपुर में से कांग्रेस ने विधायक और सांसद सिर्फ बखरी और बंगले से ही चयन किए हैं। क्या कांग्रेस का कोई है, जितने आम कार्यकर्ता बैठे इनमें से कभी किसी को मौका मिला है? लोकसभा आज तक सुनिए बात को,
लोकसभा कौन बात लड़ा? हमारी सुनिए, लोकसभा कह रहे कौन लड़ा? हैं भाई साहब एक मिनट, बीच में मैंने लोकसभा बीच कौन में नहीं लड़ा? बोला था भाई साहब, मैंने लोकसभा बीच कौन में लड़ा? आपको डिस्टर्ब नहीं किया था लोकसभा कौन भाई लड़ा? साहब, एक मिनट, मैंने आपको लोकसभा बीच में कौन डिस्टर्ब लड़ा? नहीं किया था। लोकसभा 1 कौन लाख सुनिए, ये कह रहे हैं कि लोकसभा कौन लड़ रहा? ये कह रहे हैं लोकसभा कौन लड़ रहा? ये कह रहे हैं लोकसभा कार्यकर्ता ये कह रहे हैं आंगनवाड़ी बहनों को लाके कल लोकसभा मोदी जी की कार्यकर्ता लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? आज ही आप देख लीजिए 1 लाख कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर बूथ से जुड़े हैं, और उसका उदाहरण यह है कि 65,000 बूथ हमारे मध्य प्रदेश में हैं, और हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी का 5 कार्यकर्ता खड़ा है, पन्ना प्रभारी से लेकर पन्ना शक्ति केंद्र विस्तारक। 65,000 बूथों में 5 खड़े, आप उसको हिसाब लगा लीजिए कितना होता है। हमने तो 1 लाख का टारगेट लिया था, 1 लाख के ऊपर कार्यकर्ता आज हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। ये क्या हमारी संगठन क्षमता को समझेंगे, जो खुद ही संगठन नहीं बचा है, जहां खुद ही लोग सिर्फ विधायक के प्रति समर्पित हैं। कांग्रेस का आज एक कार्यकर्ता बता दे कि वो जाकर वहां पर काम कर रहा है, जो नेता से जुड़ा है सिर्फ वही प्रचार में जा रहा है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का संगठन पूरे शहर से नदारत है, प्रदेश से नदारत है, देश से नदारत है। ठीक है, क्या संगठन की बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ठीक टिकट मिली, पिताजी को महापौर की टिकट मिली और बेटे को सांसद की टिकट मिली। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद है, कार्यकर्ताओं को ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं पहले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में था, 20 साल से था। ये लोग पूंजी को टिकट देते हैं, कांग्रेस से आए आदमियों को टिकट देते हैं, पैसे पे टिकट देते हैं। यहाँ पूंजीवाद भी है, कोई कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में क्या वाकई में कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि आप भी कार्यकर्ता रहे होंगे। भैया देखिए, अगर छोटे रूप में देखा जाए तो जीता जागता उदाहरण मैं हूं, और बड़े रूप में देखा जाए तो अब विधायक हैं 7 हमारे। उन 7 विधायकों में आप देख सकते हैं कि कितने ये आरोप क्यों है। शिक्षकों के, एक आम शिक्षकों के बेटों को भी विधायक का टिकट देकर विधायक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, और एक किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का अगर कोई दल काम करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का दल ही काम करता है, ना कि पहले दादा मुख्यमंत्री बने, फिर पोता मुख्यमंत्री बने, फिर उसका लड़का मुख्यमंत्री बने। ये प्रथा जो है वो कांग्रेसियों ने चलाई और निरंतर ये चलती ही जा रही है। क्या भाजपा में परिवारवाद नहीं है? एक जवाब देना चाहता हूं। भाई साहब बोल रहे थे कि दादा ने मकान बनाया और पोते ने उसका वो किया। एक IIM था, आज के डेट में 25 बन गए। 13 IIT थी, आज के डेट में 23 बन गई। केवल 16 IIM थे, आज के डेट में 20 बन गए। 74 एयरपोर्ट थे, आज के डेट में 148 एयरपोर्ट बन गए। ये किसने बनाया? और ये बोल रहे कि दादा बनाते हैं और पोता। भाई साहब डबल हो रहा है, और आप बोल रहे हैं और 5 लोगों की पार्टी, केवल सोनिया गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के अलावा आप बताइए 5 लोगों की पार्टी आज हमसे परिवारवाद की बात कर रही है। हमारे यहाँ तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता आज के डेट में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है, और मोदी जी जो चाय बेचते थे आज के डेट में वो प्रधानमंत्री बने हुए। ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। और कौन चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री? नहीं, पहले परिवारवाद की बात होनी चाहिए भैया। ठीक है, बोलिए। है ना? हाँ, रुक जाओ, सब बताएंगे मेरे भाई, सुनते जाना बस, और सुनने की क्षमता रखना, बौखलाना नहीं। अब आपको मैं बताता हूँ। मोतीलाल नेहरू जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को नॉमिनेट कराया, जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी का प्रोजेक्शन कराया, इंदिरा गांधी ने उसके बाद में राजीव गांधी जी का प्रोजेक्शन कराया, राजीव गांधी जी के जाने के बाद में सोनिया गांधी आ गई, सोनिया गांधी के आने के बाद में अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चला रही हैं। और इतना बस नहीं, प्रियंका का लड़का और प्रियंका गांधी का पति भी पार्टी चला रहा है ना? और ये जो नेहरू परिवार गांधी परिवार के रूप में टर्न हो गया, इस बारे में परिवारवाद जो होता है ना भाई साहब, वो असली परिवारवाद होता है। ठीक है, परिवारवाद की बात हो गई, मैं बात संगठन की कर रहा था। क्या वाकई में संगठन की जो बात बीजेपी कह रही है, ठीक है, बीच संगठन की बात हो रही है, क्या वाकई में संगठन कमजोर होगी? यार भैया, संगठन की जहाँ तक बात हो रही है कि संगठन की बात है यदि, तो फिर ऐसे कैसे हम 55 साल तक राज करेंगे अगर संगठन नहीं होता तो हमारा? यही लोग आरोप लगाते हैं ना। और फिर जिस नेहरू की बात करते हैं, उस नेहरू ने नवनिर्माण में भारत की नींव रखी, उसी पे आज भारत बन रहा है। उसने उस जमाने में सोचो बर्गी बांध, संजय, आप
आप 50 साल पुरानी बातों को लेकर आज वोट नहीं कर सकते। भारत की नींव तैयार हो रही, और इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। 10 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया गया? और किसानों की आय डबल करने की बात की गई थी। आज किसानों की आय 27 रुपए पड़ रहे हैं। और महिलाओं पर अत्याचार की बात की गई थी। आज सनातन की बात करते हैं, 1 मिनट, सनातन की बात करते हैं। प्रार्थना करता, साधना करता आप बैठिए, तो जूते से मारा जाता है, और साथ में आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नेता पेशाब करता है। ये सनातन धर्म है क्या? ठीक है, आ रहा हूं। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे समय लूंगा। जैसा आपने बोला संस्कारों की बात से ये प्रोग्राम चालू हुआ है, तो माननीय मैं प्रदेश के हमारे सह प्रवक्ता जी को भी जानकारी देना चाहता हूं, और हमारे सांसद जी भी ये गलती कर चुके हैं। जो आपके लाइव इस चैनल के माध्यम से डिबेट चल रही है, और उन्होंने फिर वो चीज़ दोहराई है कि जबलपुर एक गांव था। जबलपुर मध्य प्रदेश के 5 महानगरों में उसकी गिनती आज से नहीं सदियों काल से होती आ रही है। तो ये इनकी गलती थी, तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, जो इन लोग सत्ता के लोभ और माया में आज भारतीय जनता पार्टी उड़ रही है ना, ये कांग्रेस की देन है, जो मजबूत पेड़ लगाती है और उसको सिंचित करके और उसमें जब फल उगाता है तो ये व्यावसायिक भारतीय जनता पार्टी है। ये फल तोड़ के व्यापार करती है, जो नेताओं को कांग्रेस के ले आती है। अगर ये इतने ईमानदार हैं, अगर ये इतने ईमानदार है, तो मेरी सिर्फ 2 शर्त है। मैं एक आम आदमी हूं कि मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा लीजिए, मैं स्वयं वोट डालूंगा। अगर उनकी हिम्मत है तो बैलेट पेपर चुनाव कराइए। दूसरी चीज, अगर ये ईमानदार है तो ये चोर वाली पार्टी, जिनको ये बोलते हैं कांग्रेस, आम आदमी और जमाने की पार्टियों के लोगों को क्यों शामिल करते? क्यों? ये खुद कहीं ना कहीं चोर हैं, और ये तो बहुत बड़े डकैत हैं जो चोरों को शामिल करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप बोलते 24 साल से बीजेपी की सरकार है, अच्छी बात है, जनता का जनमत था, वो सरकार बनी। लेकिन 20 साल के अंदर हम सांसद महोदय जी से पूछना चाहते हैं कि आप अपने 20 काम गिना दीजिए रोजगार को लेकर एक भी अगर जबलपुर में रोजगार उपलब्ध कराए हों। अब कहते हैं कि फ्लाईओवर बनाया, फ्लाईओवर वाली जो कंपनी है उससे कितने करोड़ रुपए का इन्होंने चंदा लिया है, जब जाके ठेका दिया है। एक दूसरी बात, जहां पर जबलपुर में बड़ी बड़ी जो कंपनी आई है, कंपनियों ने कितने यहाँ के मजदूरों को काम दिया है। तब की नियम यह है कि 50% लोग जबलपुर के ही लोकल लोग काम करेंगे। एक भी लोगों को, मजदूरों को काम नहीं दिया। इन्हें बाहर के लोगों को बुलवा के काम दिया है, और कंपनियों से कमीशन खाया है, और रोजगार 0 है। एक बड़ा अहम मुद्दा है, और मुद्दा यह है रोजगार का। आप रोजगार पे बात करिए, रोजगार का एक मुद्दा निकला है। रोजगार पे बाद में बात करूंगा जी। मैं एक चीज पे बात करूंगा कि हमारे एक मिनट आप बैठ जाइए। कांग्रेस ने सन 1947 के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया, मैं बता रहा हूं क्या दिया। पावर लूम था, पावर लूम का बेड़ा निकल गया, जिससे वो कपड़ा बनता था। मुसलमान बीड़ी बनाते थे, शोषण के सिवा कुछ नहीं, नौकरी चाकरी नहीं, उनका शोषण कर करके मुसलमानों को घर कर दिया। मोदी जी जब से आए हैं, मुसलमान को हर चीज का लाभ मिला। और मुसलमानों की दुर्दशा देखो जाके, मुसलमानों की दुर्दशा देखो जाके, आज उनके घरों में नौकरी नहीं है, ई रिक्शा चला रहे हैं। कांग्रेस उस जमाने में रिक्शा चलाने के लिए मुसलमान इनके चक्कर काटता था, इनके चक्कर काटता था 3000 के रिक्शे के लिए पैडल। आज मोदी जी ने ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि मुसलमान को मुस्लिम वोट समझ के आपने जब से, आज वही मुसलमान तुमको खा गया। आज मोदी की तरफ क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि तुम शोषण किया मुसलमानों का, बहुत ज्यादा शोषण किया। आज मुसलमान, अभी चले जाओ किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में, आप ही चले जाओ, सर्वे कर लो। आज मुसलमान कहता कौन जीतेगा? क्या मोदी जी? क्यों तुमसे मुंह भंग हो गया मुसलमानों का? आप बताओ, आप जीतते हो 5 साल बाद मुसलमान फिर भी भरोसा करता है, 5 साल तक नहीं आते। मैं रोजगार पे आऊंगा। मुसलमान एक मुद्दा बहुत अहम निकला है। क्या वाकई में सौरभ जी, मुसलमान का एक मुद्दा हम नहीं चाह रहे थे इस मुद्दे पे बात करना, लेकिन निकला है तो चर्चा होगी। आखिर क्या वाकई में मुसलमान बिरादरी आपसे नाराज?
देखिए, जैसा अभी हमारा भाई बोल रहा था कि कांग्रेस के शासन में मुसलमान बड़ा प्रताड़ित रहता, मोदी जी के आने से बड़ा खुश है वो। अभी हाल ही में घंटे 2 घंटे पहले मोदी जी का बयान आया है हमारे इस न्याय पत्र पर कि ये कांग्रेस का न्याय पत्र कम दिखता है, मुस्लिम लीग का 25% का ये एजेंडा दिखता है। तो अगर चलो ये ऐसा है भी, तो हमारे मुस्लिम भाई उस बात से ये मोदी जी पे इसको श्रेय दे रहे हैं। पहली चीज, कितनी नफरत है उनको मुसलमानों से, मोदी जी के कहने से समझ में आ रहा। दूसरी चीज सुन लीजिए अल्ताफ भाई सुनिए, थोड़ा आपका ज्ञान बढ़ाता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से धर्मनिरपेक्ष पार्टी रही है, सभी धर्म संप्रदाय को साथ में लेके काम कर। आज क्यों नहीं है वो वर्ग आज नाराज क्यों है? ये एक आदमी के कहने से आपको क्या लगता है? हिंदुस्तान का जितना वर्ग है वो वर्ग ये तो प्लांट करके रखे जाते हैं। देवबंद भी हार गए भैया, आप तो जनता पार्टी में देवबंद हार गए। आप 80% मुसलमान है जिस सीट पे। भागीदारी में हिंदुस्तान की लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों को कितनी टिकट दी गई, विधानसभा में कितनी दी गई, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी क्या इनको हिस्सेदार बनाती है? ये बात इनको सोचने की जरूरत, ना केवल इनको, हिंदुस्तान की हर कौम हर धर्म को सोचने की बात है। राजनीतिक तुष्टीकरण जो भारतीय जनता पार्टी करती है, समय समय पर उसको अपने हिसाब से लागू करने का काम करता है। क्या जी मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप टिकट नहीं देती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज का मुसलमान मोदी जी के साथ है। बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि 3 तलाक जैसे कानून से जो महिलाओं को मुक्ति मिली है, जिससे आज उनकी महिलाएं सुरक्षित हो चुकी हैं, किसी भी प्रकार का रोजगार है, कोई भेदभाव के बिना भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो मुसलमान और हिंदुओं के लिए एक समान है। इसलिए आज की डेट में मुसलमान खुल के भाजपा का साथ दे रहा है और हम सभी मुसलमान भाइयों का स्वागत करते हैं अपनी पार्टी में। एक बात रह गई थी, रोजगार की बात रह गई थी। हाँ, आप रोजगार पे मैं रोजगार का मुद्दा छूट गया था, बेहद अहम जरूरी है। हम सब आपसे ये मुद्दा जुड़ा है, आप उस पर एक जवाब दीजिए। रोजगार की बात करते हैं, जो अभी यहाँ पे हम लोग ने 4 जो औद्योगिक केंद्र खोले, उसमें आईटी पार्क और मदेर डोंगरिया। आईटी पार्क में 116 कंपनी काम कर रही है, 60 कंपनी पाइपलाइन में, जिसमें फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनी है। पे स्केल क्या है आप बता पाएंगे? पे स्केल आप सुनिए तो पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। 10,000 जो उसमें करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके अभी 10,000 लोग आवाज अभी आई है 8,000 और यही है 8,000 और 10। मेरी बात तो सुनिए। उसके बाद 33 प्लांट के लिए आपको मतलब 93 कंपनी उसमें पाइपलाइन में लगी हुई थी। 83 रुपए का जो रेट था वो 300 रुपए में बिक रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ मनेरी के पास अगर आप देखेंगे तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे रेल नील का प्लांट है, आईपीसीएल का बॉटलिंग प्लांट है, फ्लिपकार्ट का, ये सब कंपनियां यहाँ काम कर रही है और 50,000 से ज्यादा लोग मनेरी चारों उद्योगों में यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये बोले उद्योग की बात कर रहे हैं, रोजगार की तो पूरी संभावना है। मैं आ रहा हूं क्योंकि रोजगार की बात हो रही, तो सबसे पहले हमारे साथ वो युवा भी है, उनसे पूछ लेते हैं कि वाकई में जो रोजगार की बात हो रही, क्या अब वही जमीन पर उतर रहा है या नहीं, क्या स्थिति है? रोजगार की ऐसी बात है कि पेटीएम आई रही टेक्नो पार्क में, राकेश सिंह जी ने पेटीएम बंद करा दिया, HCL आने करा, उन्होंने SCL बंद करा दिया, हेक्सावेयर में इंटर्नशिप करा रहे ज्ञान गंगा कॉलेज का। जवाब लेंगे प्रशांत जी आपसे, इसका जवाब आपसे लेंगे, सुनिएगा। अगर आप मेरे को बता दो कि हेक्सावेयर आई तो फिर नागपुर से क्यों आई? आपने खोला टेक्नो पार्क में, 6 महीने में बंद हो गई। सुधांशु गुप्ता जी बोलते हैं हम यहाँ TCS ला रहे हैं। अगर आ जाए तो आप मेरे से संपर्क कर लेना, अगर आ जाए तो हम गिनती करके बोल रहे हैं, TCH, SCL, पेटीएम और अभी ये फोन पे का मर्चेंट बना रहे थे, सब बंद हो गया, सब धुएं में उड़ गया, कुछ नहीं बचा, पूरा युवा बेरोजगार हो गया। धुआं है वाकई में जी। बिल्कुल, जो ये हमारे भाई अभी सज्जन जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला, सब धुआं है। खाली पेपरों पे बात होती है, एक्चुअल जब वहां पर जाया जाता है सारी चीजें बंद मिलती हैं। इस पे कुछ भी, सब धुआं है, मतलब पूरा खत्म है। धुआं मतलब सिर्फ पेपरबाजी है, पेपर में दिखाया जाता है कि ये कंपनी है, वो कंपनी है, सारी कंपनियां, लेकिन जब एक्चुअल में वहां पर जब बच्चा जो है लेकर जाता है, वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। क्या रोजगार मिला है? धर्म के नाम पर वोट लेने वालों से रोजगार की बात नहीं करनी चाहिए। सुन लीजिएगा, धर्म के नाम पर वोट लेने वालों से रोजगार की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन करना तो पड़े। मिला होता तो क्यों इतने सवाल उठते? भाई साहब, मिला रोजगार तो मिला है, लेकिन क्या कांग्रेस ने इतने सालों में IT पार्क क्यों नहीं बनवाया? बीजेपी ने IT पार्क तो बना के दिया जबलपुर शहर को, कांग्रेस क्यों सो रही थी इतने सालों से? ठीक है, वो कह रहे हैं कि IT पार्क बना के तो दिया, रोजगार उसमें हालांकि किस स्केल का मिल रहा है अलग। जैसे जुमला बन गया जी। देखिए, ऐसा है कि जो विकास की
ताकत होती है। जो 47, 55, 60 साल से कांग्रेस राज कर रही थी और 10 साल से आप मोदी की गवर्नमेंट देख रहे हैं, भाजपा की सरकार देख रहे हैं, उसमें बैलगाड़ी का जैसे कांग्रेस का विकास था वैसा था, और यहाँ मोटर गाड़ी जैसे भाजपा का विकास चल रहा है, आप देख सकते हैं। और तो वंदे भारत भी आ गई है ना, मोटर गाड़ी के ज़माने अब चले। हजारों साल से जो कचरा इकट्ठा होता था नालियों में जाता था, ये भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने डोर टू डोर घर से कचरा निकाला और हजारों लोगों को नौकरी दी। ये कांग्रेस ने कहाँ किया? आज मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, बीमारी हो गई, सब दूर हो गई और हजारों लोगों को काम मिल रहा, उसी कचरे से लाइट बन रही है। ये काम नहीं है दिख रहा तो और क्या दिख रहा लोगों को? वाकई में उठ रहा है कचरा, यहाँ पे कचरा उठ रहा है, आप तो देख रहे हैं ना, घर घर जा रहा है कचरा उठाने वाला। आतंकवादियों को दामाद की तरह यहाँ स्वागत किया जाता है। पेटी में जा रहा है कचरा। अब अमित शाह अपने बोलते हैं कि भाई साइड में लाई से खत्म कर, ऐसा है। लेकिन सवाल ये है कि घर घर कचरा उठ रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन उसके बाद यहाँ की एक मैं कोट कर रहा हूँ क्योंकि कचरे की बात आई थी, मैं मुद्दा आगे भी बढ़ाऊंगा। वो कहते हैं कि हमारे वार्ड में कचरा उठाने वाला नहीं आता, आए नगर निगम के अधिकारी, मैं उन्हें बताता हूं कि कचरा कहाँ है। तो कचरे की बात है तो मैंने सोचा कि लखन भैया नहीं है तो उनकी बात भी यहाँ पे कोट कर दो, है ना जी। पहले एक आदमी कमाता था, 10 लोग खाते थे, आज 10 लोग 8-8 हजार की नौकरी कर रहे हैं ठेका प्रथा में। ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर रही है निजीकरण के लोगों के माध्यम से। अगर आपकी सिफारिश से पूंजीपतियों को रोजगार मिल रहा है, पूंजीपतियों की सिफारिश से नौकरी मिल रही है, अगर वास्तव में 8-8 हजार में लड़के कर रहे हैं, यहाँ पे एक परिवार के 10-10 लोग काम कर रहे हैं। जब पानी का प्रदूषण हो रहा, 400 पार का नारा दिया है, 400 पार दाल मिलेगी, 400 पार पेट्रोल मिलेगा, 400 पार आपको तेल मिलेगा, ये इनका है, लहसुन मिलेगा, ये है 400 का नारा। 400 जैसे रोजगार की बात करी थी तो एक हमारे भैया बोल रहे थे कि ई रिक्शा आ गया है। अब एक ये भाई साहब बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि कचरा उठाने की गाड़ी और मच्छर मारने की गाड़ी, तो क्या हम युवा मच्छर मारने और गाड़ी कहीं कचरा गाड़ी चलाने के लिए है? इसलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि कचरा की गाड़ी चलाएं या मच्छर मारने वाली दवाई चलाएं। क्यों हम लोग को ऐसी कोई नौकरी नहीं मिलती कि 25 से 30 हजार की नौकरी कर सके? आप पढ़े नहीं होंगे ना? है? पढ़े नहीं? मैं MBA PhD सब कर रहा हूँ, तैयारी कर रही है। ये मजाक था जी, आ रहा हूँ। मैं इनकी बात बहुत देर से अधूरी रह गई है, ये अन्याय हो जाएगा। क्या है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है इवेंट मास्टर पार्टी है। जो अभी तक देखा जा रहा है, जितने बड़े इवेंट उतने बड़े वोट का शेयर अपना तरफ लाना। अभी आप ये समझ लीजिए, जबलपुर की स्थिति ये है कि जबलपुर में 20 साल से और उसके पहले से करीब 30 साल से यहाँ विधायक ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हैं। मगर जबलपुर के विकास की जहाँ तक बात चलती है तो आप देख लीजिए जबलपुर में क्या विकास चल रहा है। ना यहाँ पर पूरी फ्लाइट, अभी लगातार बोला जा रहा है कि अहमदाबाद की फ्लाइट, मतलब इतना छोटा शहर बना दिया है कि यहाँ पर फ्लाइट तक नहीं है जाने आने की। आप ये बताइए, कोई भी यहाँ पर अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है, कोई बड़ा व्यापारी, जब फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है तो वो कैसे यहाँ पर? आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन सांसद जी ये कह रहे हैं कि एक गांव था और इस गांव को हमने शहर बनाया। क्योंकि युवाओं से बहुत सारे सवाल आए हैं, तो मैं बता दूं कि हमारे बीच में जो है वो संस्कार धानी के युवा विधायक, और ये उनको लाडले विधायक भी कहा जाता है क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। तो उनसे ही परिचय कराता हूँ। अभिलाष पांडे जी है, वो भाजपा के विधायक और इसी उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, वो हमारे साथ आए हैं। अभिलाष जी, आपका भी स्वागत करता हूं। तो मैं सवाल भी आप ही से एक ले लेता हूं कि अभी आप जब आए थे तो युवाओं की चर्चा चल रही थी और बात चल रही थी रोजगार की। बीजेपी वाले कह रहे थे कि हमने बहुत IT पार्क्स बनाए, तमाम तरह की योजनाएं लाए और अपकमिंग पाइप्स में भी है, ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि उसका स्किल क्या है, उस रोजगार का वेतन क्या है, पे स्किल क्या है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ IT पार्क खोलने से काम नहीं बनता। देखिए इंदर जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम जनता को वो ये बातें दिखा रहे हैं कि दोनों राजनीतिक दल क्या क्या बातें सोचते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल आ रहे हैं,
उसी की तैयारियों के लिए हम लोग लगे थे, तो थोड़ा विलंब से आया, क्षमा चाहता हूँ। जबलपुर संस्कार धानी में जबलपुर को बड़ा गांव कहा जाता था, लेकिन जबलपुर में आज विकास के आधार पर विकास की गंगा बहने का काम जबलपुर के अंदर हो रहा है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। जबलपुर में आईटी पार्क बना है। मैं आपकी बात मानता हूं कि अभी बहुत सारी कंपनियां आना चाहिए, लेकिन फिर भी शुरुआत हमने की है और कंपनियों को लाने का काम कर रहे हैं। रोजगार के संसाधन जुटाने चाहिए, लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी मिल सकता है, उसके लिए स्वरोजगार की भी व्यवस्था होती है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्किल्ड यूथ खड़ा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कौशल विकास के नाम पर कौशल उद्यमी योजना के माध्यम से युवाओं को स्किल्ड करने का काम हम कर रहे हैं और उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप चालू हुआ, हमारे देश का नौजवान अब रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बना है। यह देश के प्रधानमंत्री जी की योजना के माध्यम से हुआ। कुल मिलाकर विकास की गाथा हम लिखने चले। 10 साल में ड्रास्टिक चेंज इस देश के अंदर आया है, जिससे इस बात का सीधा स्पष्टीकरण है कि जो देश 18वीं अर्थव्यवस्था में था, आज 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंच गया है। आंकड़े इस बात को कहते हैं कि विकास की गाथा लिखी जा रही है। ठीक है, तो विकास की बात उन्होंने बताई कि सौरभ जी, सवाल यह है कि उनके पास रोड मैप है। वो कहते हैं कि हमारे पास नेता है, नीति है और नियत भी है। ठीक है, लेकिन आपके पास भी नेता है, नीति भी है, पॉलिसी भी थी। सवाल यह है कि 24 साल का वनवास क्या इस बार 2024 के रण में खत्म होगा? देखिए इंदर जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कैसे, सुनो भाई, कि कैसे गारंटियां जुमलों में तब्दील होती हैं। 2014 में गारंटी दी गई थी कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार। हमारे माननीय विधायक जी बोल रहे हैं कि स्वरोजगार आना चाहिए, स्वरोजगार के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। माननीय मोदी जी बोलते थे कि हमारा पड़ोसी देश हो चाहे दूसरे दूर का देश हो, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। कल इनका एक केंद्रीय मंत्री बोलता है कि चाइना ने जो जमीन के हिस्से हिंदुस्तान के कब्जे करे हैं, ना केवल कब्जे करे बल्कि चाइना ने अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पे उनका नामकरण भी कर दिया है। इनका मंत्री बोलता है कि चाइना एक बहुत बड़ी शक्ति है, उससे हम नहीं लड़ सकते। माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि इस देश में लोकतंत्र कायम रहेगा, संविधान की रक्षा रहेगी। इनके मंत्री बोलते हैं कि हमको 270 सीट दिलाओ, स्पेशल मेजोरिटी दिलाओ, हम इस देश का संविधान बदल देंगे। तो साफ तौर पे इंदर जी, ये जितनी भी बातें हैं, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे राष्ट्र सुरक्षा की बात हो, चाहे नारी सम्मान की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे संविदा आउटसोर्स की बात हो, इन तमाम बातों में इस देश में सिर्फ जुमलेबाजी की गई है। और ये जुमलेबाजी का एक नतीजा है कि हिंदुस्तान में इनकी सरकार जा रही है। इसी बात की बौखलाहट है। आप 400 पार जा रहे हैं, जबलपुर में कोई लड़ाई नहीं है और कचरा कूड़ा भी भरते जा रहे हो। ये अटल अडवाणी की बनाई हुई भाजपा है जो विचारधारा पे चलते हुए आपको यहाँ तक लाई है। और आप इस विचारधारा में जो मिश्रण करते जा रहे हैं इंदर जी, इस विचारधारा में ये जो मिश्रण करते जा रहे हैं, ये अपने आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। हम इनको इस बात के लिए बधाई देते हैं। जी, कोई बात नहीं। सौरभ भैया बहुत सम्मानीय है और अभी नगर अध्यक्ष भी बने, उनको बहुत बहुत बधाई कांग्रेस परिवार की ओर से। धन्यवाद। और मैं आपको इस बात के लिए कहता हूं कि जिस चाइना की जमीन की बात आप करते हैं, संसद इस बात की गवाह है कि जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब त्यागी जी ने ये कहा था कि चाइना भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और उन्होंने कहा था बंजर जमीन है इस देश को। सौरभ भैया, एक मिनट हमारी अपनी बात को कह लेने दो। सौरभ जी आपने बोला, मैंने कोई बात नहीं करी। प्लीज मेरी बात कह लेने दो, आप मेरी बात कहने दो। एक डरपोक बयान दिया कीजिए, उसने देश को शर्मसार करा कि नहीं। अरे सौरभ भैया, डरते हैं। अरे सौरभ भैया, 400 पार है मेरे भैया, 400 पार डर रहा है। 140 करोड़ की आबादी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलंकित कर रहा। अल्लाह करने से हिंदुस्तान का बोल तो लेने दो, आपका मंत्री बोलने तो दो, अरे हमको बोलने तो दो। मगर हिंदुस्तान। अरे सौरभ भैया देखो, नेहरू जी की बात करो,
तो कांग्रेस बेचारी नाराज हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि नेहरू जी को नाराज हो रहा है सांसद ने ये बात कही कि यदि आप कहते हैं कि वो बंजर जमीन है तो मेरे सर पर भी बाल नहीं है, मेरी गर्दन भी उठाड़ कर फेंक देनी चाहिए। ये नेहरू जी को जवाब दिया था त्यागी जी ने संसद के अंदर। ये काम कांग्रेस ने किया और पीछे चले जाइए मुगल काल के। आज की मैं बात कर रहा हूं, वर्तमान की बात, आज की मैं बात कर रहा हूं आपसे। वर्तमान की बात नहीं होगी, तरीके से की बात नहीं होगी। कोई भी विदेशी ताकतें भारत के सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं करती। लोग यही प्रधानमंत्री बोलने से नहीं होता, जिसमें लोगों की गर्दन काटकर मंत्री बोल रहा के साथ उनके साथ फुटबॉल खेला जाता था। आज पाकिस्तान नजर उठाने के लिए पाता। तुम वोट से भैया 400 पार 400। अरे